हर दिन लाखों उम्मीदवार अखबार के पन्नों पर मतलब घंटों बिता देते हैं, हर एक शब्द को रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये बहुत ही आम बात है। बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि सबसे ज़रूरी जानकारी उन हज़ारों शब्दों में नहीं, बल्कि उन तस्वीरों और ग्राफिक्स में छिपी होती है, जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मतलब अखबार पढ़ना सिर्फ पन्ने पलटना नहीं है, ये एक तरह का कोड क्रैक करने जैसा है। एकदम सही बात कही। देखिए, एक सिविल सेवा एस्पिरेंट के लिए ना अखबार सिर्फ खबरों का कोई पुलिंदा नहीं है, वो सीधा सिलेबस का रिफ्लेक्शन है। सिलेबस का आईना है। हाँ, तो सवाल ये नहीं है कि अखबार में क्या छपा है, बल्कि सवाल ये है कि परीक्षा के नजरिए से क्या काम का है और क्या पूरी तरह से छोड़ देना है। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण सत्र में हम इसी विजुअल लिटरेसी या कहें कि दृश्य साक्षरता को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा ये पूरा सत्र एक यूपीएससी मेंटो के नजरिए से तैयार किया गया है। बिल्कुल। और हमारे सामने जो आज के स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, वे मुख्य रूप से अखबार में छपे कुछ विजुअल्स हैं। राइट। और इस विश्लेषण की नियम बहुत ही सख्त है। मतलब हम किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स, स्थानीय अपराध की खबरों और जो अखबार में पूरे पूरे पन्ने के विज्ञापन आते ना, उनको पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। हाँ, वो चाहे किसी भी बड़ी कोचिंग का विज्ञापन हो, दृष्टि आईएएस का हो, वेट्स आईसीएस का हो या एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का, इन सभी विज्ञापनों और राजनीतिक शोर को हटाकर हमारा सारा फोकस केवल उन तस्वीरों पर होगा जो पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए प्रासंगिक है। तो मतलब हमारा मिशन ये देखना है कि कैसे केवल तस्वीरों और ग्राफ से पूरा का पूरा सिलेबस डिकोड किया जा सकता है। बिल्कुल, यही आज का मेन टारगेट है। तो चलिए विज्ञापनों के इस भारी शोर को दरकिनार करते हुए सीधे अखबार के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हमारे सोर्स में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है लाल पत्थरों से बनी एक शानदार गुंबददार इमारत की। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जी, सुप्रीम कोर्ट। और दिलचस्प बात यह है कि इसके ठीक बगल में कुछ राजनेताओं के चलने की भी तस्वीर है। अब देखिए, एक आम पाठक शायद राजनेताओं की तस्वीर देखकर राजनीतिक गॉसिप के बारे में सोचने लगे, लेकिन एक एस्पिरेंट को यहाँ क्या देखना चाहिए? देखिए, राजनेताओं की तस्वीर का सीधा सा मतलब है राजनीतिक बयानबाजी, जो परीक्षा के लिए किसी काम की नहीं है। बिल्कुल, एकदम बेकार है वो। हाँ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर, वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक या कानूनी घटना घटी है। मतलब जब भी अखबार में सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर प्रमुखता से छपती है, तो इसका अर्थ है कि न्यायपालिका ने शासन या मौलिक अधिकारों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया है। या फिर केंद्र राज्य संबंधों को लेकर, यहीं से पॉलिटी का सीधा कनेक्शन जुड़ता है। अगर इसे एक एनालॉजी से समझें, अगर संसद देश की स्टीयरिंग व्हील है जो ये तय करती है कि देश किस दिशा में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट उस गाड़ी का ब्रेक और जीपीएस है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? मतलब अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के रास्ते से भटक रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम है उस गाड़ी को वापस सही रास्ते पर लाना या ब्रेक लगाना। बिल्कुल। लेकिन जब एक उम्मीदवार इस तस्वीर को देखता है, तो उसके दिमाग में कौन से संवैधानिक मैकेनिज्म तुरंत क्लिक करने चाहिए? देखिए, इस तस्वीर को देखते ही सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी मूल अधिकार क्षेत्र याद आना चाहिए। अच्छा, जो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत आता है। आर्टिकल 131। अब ये कैसे काम करता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 31 असल में एक रेफरी की तरह काम करता है। रेफरी? वो कैसे? मान लीजिए केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून लाती है या कोई ऐसी नीति बनाती है जिससे राज्यों को लगता है कि उनके अधिकार छिन रहे हैं, तो राज्य सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जरा रुकिए, अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो ये कोई आम अपील नहीं है जहां आप निचली अदालत से होते हुए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर दो संवैधानिक ताकतों मतलब केंद्र और राज्य के बीच का टकराव है, जिसे सुलझाने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। एकदम सही विश्लेषण है आपका। हाल के दिनों में कई राज्य सरकारें सीधे केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों या वित्तीय नीतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। हाँ, खबरों में तो ये अक्सर रहता है। बिल्कुल, और ये अनुच्छेद 131 का सीधा प्रयोग है। इसके अलावा एक और बड़ा कॉन्सेप्ट जो दिमाग में आना चाहिए वो है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। मतलब वो शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून या कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता जांचने का अधिकार देती है। जी हाँ।
लेकिन यहाँ एक उलझन है। अगर सुप्रीम कोर्ट हर मामले में दखल देने लगे, चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे हों, तकनीक का मामला हो या फिर कोई आर्थिक नीति हो, तो क्या ये जुडिशियल ओवररीच नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब क्या न्यायपालिका चुनी हुई सरकार के काम में ज्यादा दखल नहीं दे रही है? एक एस्पिरेंट को इस बारीक लाइन को कैसे समझना चाहिए? देखिए, यूपीएससी अक्सर इसी टकराव पर सवाल पूछता है। जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता और जुडिशियल ओवररीच के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। बहुत बारीक सा अंतर है। जब अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आती हैं तो वो सक्रियता है, लेकिन जब अदालतें खुद नीतियां बनाने लगें जो काम विधायिका का है तो वो अतिरेक बन जाता है। मतलब वो ओवररीच हो गया। बिल्कुल। और इस पूरे ढांचे को जो चीज संतुलित करती है वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जिक्र तो अक्सर होता है। अगर हम इसे बिना किसी भारी भरकम कानूनी शब्दों के समझें तो क्या ये संविधान की वो नींव है जिसे कोई भी सरकार, चाहे उसके पास संसद में कितना भी भारी बहुमत हो, बदल या तोड़ नहीं सकती? इसे बिल्कुल ऐसे ही समझा जा सकता है जैसे एक घर की सजावट आप बदल सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, पर नींव नहीं हिला सकते। एकदम सही। लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब वो नींव हैं। इसलिए अगर हम इसे मुख्य परीक्षा के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल बन सकता है। मेंस का सवाल। कैसा सवाल? जैसे कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका और हालिया रुझानों पर चर्चा करें। अच्छा, तो इसमें उम्मीदवारों को ये समझाना होगा कि न्यायपालिका केवल पुराने कानूनों की व्याख्या नहीं कर रही है, बल्कि आधुनिक समय की जटिलताओं के बीच संतुलन भी बना रही है। बिल्कुल, यही अप्रोच होनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गई कोर्ट की बात। सुप्रीम कोर्ट ये तो तय कर देता है कि देश के कानून सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, लेकिन उन कानूनों का और नीतियों का असली असर जमीन पर तब दिखता है जब हम देश की तिजोरी और कारखानों की तरफ देखते हैं। इकोनॉमी की तरफ। हाँ, जो हमें हमारे अगले विजुअल की तरफ ले जाता है। स्रोत में दिए गए अगले विजुअल्स बहुत ही विरोधाभासी हैं, मतलब एकदम कंट्रास्टिंग है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। एक तरफ शेयर बाजार का एक बार चार्ट है जिसमें लाल और हरे रंग की इमारतें जैसी लाइनें ऊपर की तरफ भाग रही हैं, और ठीक उसी के बगल में एक भारी मशीनरी या फैक्ट्री की तस्वीर दी गई है जो शायद उतनी चमकदार नहीं दिख रही है। ये विजुअल इकोनॉमी के दो बिल्कुल अलग चेहरों को एक साथ देखने जैसा है। इसे वित्तीय बाजार बनाम वास्तविक अर्थव्यवस्था का सबसे सटीक चित्रण कह सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स वर्सेस रियल इकोनॉमी। हाँ, शेयर बाजार का वो हरा चार्ट निवेश, बाजार के सेंटिमेंट्स और भविष्य की उम्मीदों को दर्शाता है। ये दिखाता है कि पूंजी या कैपिटल किधर बह रही है। और वो जो मशीनरी वाली तस्वीर है वो वास्तविक विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रतीक है। ये वो जगह है जहां असल में श्रम लगता है, जहां लेबर काम करता है, जहां रोजगार पैदा होते हैं। बिल्कुल, जहां कच्चा माल एक ठोस उत्पाद में बदलता है। लेकिन यहाँ एक आम धारणा से जुड़ा सवाल है। अक्सर टीवी पर या खबरों में देखा जाता है कि जब सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता है तो बहुत जश्न मनाया जाता है। मिठाइयां बंटने लगती हैं, है ना? मान लिया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से दौड़ रही है। तो क्या शेयर बाजार का ऊपर जाना हमेशा ये बताता है कि ग्राउंड पर उस फैक्ट्री में भी काम बढ़ रहा है? क्या ये चार्ट वास्तव में एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति का सही आईना है? यहीं पर सबसे बड़ा आहा मोमेंट छिपा है। अच्छा, शेयर बाजार का उछाल ये बताता है कि पूंजी पैसा कमा रही है, लेकिन मशीनरी या फैक्ट्री का संघर्ष ये बताता है कि श्रम पैसा नहीं कमा रहा है। ये बहुत ही गहरी बात है। देखिए, शेयर बाजार अक्सर कुछ बड़ी लिस्टेड कंपनियों के मुनाफे पर चलता है। अगर एक बड़ी टेक कंपनी या बैंक अच्छा मुनाफा कमा रहा है तो इंडेक्स ऊपर जाएगा। पर उसका आम आदमी से सीधा जुड़ाव नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन वो मशीनरी वाली तस्वीर हमारे एमएसएमई सेक्टर, असंगठित क्षेत्र और छोटे कारखानों की ओर इशारा करती है, जो शायद संघर्ष कर रहे हों। यानी शेयर बाजार देश की अर्थव्यवस्था का पूरा सच नहीं बताता, वो सिर्फ एक हिस्से की कहानी कहता है। एकदम सही। शायद यही कारण है कि सेंसेक्स के रिकॉर्ड हाई पर होने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या या कारखानों के बंद होने की खबरें आती रहती हैं। तो एक एस्पिरेंट को प्रीलिम्स के लिए यहाँ से क्या टेकअवेज निकालने चाहिए? प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये विरोधाभास मापा कैसे जाता है। इंडेक्स के थ्रू? हाँ, शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों जैसे सेंसेक्स और निफ्टी की बुनियादी समझ तो होनी ही चाहिए, लेकिन वास्तविक अर्थव्यवस्था को मापने के लिए आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण टूल है। आईआईपी मतलब जब कोई मशीनरी की तस्वीर देखता है तो तुरंत आईआईपी दिमाग में आना चाहिए। बिल्कुल।
तो आईआईपी के मैकेनिज्म को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शेयर बाजार तो कंपनियों के शेयर की कीमत नापता है, लेकिन ये आईआईपी असल में क्या नापता है? आईआईपी वित्तीय वैल्यू या पैसे को नहीं नापता, वो उत्पादन की भौतिक मात्रा को नापता है। फिजिकल वॉल्यूम। हाँ, फिजिकल वॉल्यूम। यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने कितने ज्यादा ट्रैक्टर बने, कितना ज्यादा स्टील बना या कितनी ज्यादा बिजली पैदा हुई। अच्छा, और इसमें जो 8 कोर सेक्टर्स का जिक्र बार बार आता है, जो परीक्षा में भी बहुत पूछे जाते हैं, उनका क्या रोल है? इन 8 कोर सेक्टर्स का आईआईपी में वेटेज लगभग 40% होता है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये सेक्टर्स हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली। ये 8 सेक्टर्स पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मतलब अगर स्टील और सीमेंट का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है कि देश में नए पुल, नई इमारतें और नए कारखाने नहीं बन रहे। बिल्कुल, भले ही शेयर बाजार आसमान छू रहा हो। ये एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। पूंजी का बढ़ना अलग है और भौतिक निर्माण का बढ़ना अलग। और अगर इसे मुख्य परीक्षा के एक विश्लेषणात्मक सवाल में पिरोया जाए, तो सवाल कुछ ऐसा बन सकता है कि भारत में वित्तीय बाजार की वृद्धि और वास्तविक विनिर्माण क्षेत्र के विकास के बीच के अंतर का विश्लेषण करें। ये बहुत ही परफेक्ट मेंस क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि ये सवाल सीधे तौर पर मांग करता है कि ये समझाया जाए कि केवल विदेशी निवेश या शेयर बाजार का बढ़ना काफी नहीं है, रोजगार पैदा करने वाली मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना क्यों उतना ही जरूरी है। और इसी को हम इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास कहते हैं। जब तक फैक्ट्री के पहिए नहीं घूमेंगे, तब तक विकास का फायदा केवल उन चंद लोगों तक ही सीमित रहेगा जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। बिल्कुल। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए इन दोनों का समानांतर विकास होना बहुत जरूरी है। सही कहा। अब देखिए, कानून सुप्रीम कोर्ट में परखे जाते हैं, अर्थव्यवस्था फैक्ट्रियों और शेयर बाजारों में चलती है, लेकिन ये सब घटित कहाँ होता है? ये सब हवा में तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब भारत की जमीन पर, उसके भौतिक भूगोल पर होता है, और यही हमें हमारे अगले और अंतिम विजुअल की ओर ले जाता है, जो कि मैप है। हाँ, हमारे स्रोत में भारत का एक भौगोलिक नक्शा दिया गया है। इस खाली से मैप में देश भर के विभिन्न राज्यों और विशेषकर तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन्स में कुछ विशेष मार्कर या बिंदु लगे हुए हैं। एक आम पाठक के लिए ये सिर्फ मौसम का हाल बताने वाला नक्शा हो सकता है, लेकिन एक एस्पिरेंट के नजरिए से इस पर इतनी चर्चा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, यूपीएससी की पूरी तैयारी में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अंडररेटेड है तो वो है मैप रीडिंग। मैप रीडिंग। नक्शा सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई जगह कहाँ है, बल्कि वो ये बताता है कि वो जगह वैसी क्यों है। ये नक्शा मौसम संबंधी चेतावनी, मानसून के रुझान, चक्रवात के रास्ते या किसी विशिष्ट खनिज संसाधन के वितरण का संकेत हो सकता है। तो जब कोई स्टूडेंट अखबार में ऐसा कोई नक्शा देखे जिसमें तटीय क्षेत्रों पर कुछ बिंदु लगे हों, तो उसे उस नक्शे को डिकोड कैसे करना चाहिए? एक खाली नक्शे में आहा मोमेंट्स कैसे खोजे जा सकते हैं? उसे तुरंत उस नक्शे के पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। पैटर्न पर? हाँ, मान लीजिए मैं मार्कर भारत के पूर्वी तट पर हैं, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल के पास, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील क्यों है। मतलब साइक्लोन्स के लिए? जी, क्या ये वहां के कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण है, या फिर अगर वे मार्कर पश्चिमी घाट पर हैं, तो क्या ये मानसून की हवाओं के टकराने की दिशा बता रहा है? और ये सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जैसे अगर तटीय क्षेत्रों की बात हो रही है, तो ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अपने आप जुड़ जाता है। बिल्कुल जुड़ जाता है। समुद्री व्यापार, मछली पालन और बंदरगाहों का विकास, ये सब भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एकदम सही। भूगोल कभी भी अकेले काम नहीं करता, वो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को चलाता है। इसीलिए मुख्य परीक्षा में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो इन तीनों को जोड़ते हैं। जैसे कि कोई सवाल हो जो ब्लू इकोनॉमी और पर्यावरण को लिंक करे? हाँ, जैसे भारत के तटीय क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं और वहां की आर्थिक संभावनाएं तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां क्या हैं। बहुत बढ़िया। मतलब एक नक्शा असल में उस पूरे क्षेत्र की आर्थिक और पर्यावरणीय कहानी का सारांश होता है। बिल्कुल। इस पूरे सत्र से एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है। जिस अखबार को अक्सर एक बहुत ही उबाऊ और केवल टेक्स्ट से भरा हुआ माध्यम माना जाता है, उसमें कितनी गहरी जानकारी छिपी होती है। बस देखने का नजरिया चाहिए। सही बात है। ये सब देखने के नजरिए पर निर्भर करता है।
आज के विश्लेषण में विज्ञापनों और राजनीतिक ड्रामे के शोर को पूरी तरह से इग्नोर किया गया और सिर्फ प्रासंगिक विजुअल्स पर फोकस किया गया। और उसका रिजल्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक अकेली तस्वीर से अनुच्छेद 131, न्यायिक समीक्षा और बेसिक स्ट्रक्चर जैसे भारी भरकम संवैधानिक सिद्धांतों को डिकोड किया गया। बिल्कुल। फिर शेयर बाजार और फैक्ट्री की तस्वीर से पूंजी बनाम श्रम और आईआईपी के मैकेनिज्म को समझा गया, और अंत में एक साधारण से भारत के नक्शे से चक्रवात, मॉनसून और ब्लू इकोनॉमी के अंतर संबंधों को जोड़ा गया। यही वो फिल्टरिंग की कला है जो इस परीक्षा की असल मांग है। बिल्कुल, यही आर्ट है। सिविल सेवा की तैयारी कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जिसे रातों रात जीता जा सके। ये एक मैराथन है, और इस मैराथन में सूचनाओं के अथाह सागर में से केवल काम की बूंदें निकालना ही सफलता की कुंजी है। बहुत सी बात है। जब ऊर्जा सही जगह, सही विजुअल्स और सही कॉन्सेप्ट्स को समझने में लगाई जाती है तो चीजें अपने आप आसान लगने लगती हैं। और ये पूरा विश्लेषण ना एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल भी खड़ा करता है। वो क्या? हम हमेशा लंबे लंबे लेखों और हजारों शब्दों के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि सारी जानकारी वहीं मिलेगी। लेकिन क्या हम सूचनाओं को केवल शब्दों में खोजने के आदी हो गए हैं? ये तो सोचने वाली बात है। डेटा, ग्राफिक्स और विजुअल्स अक्सर उन सच्चाइयों को बहुत स्पष्ट तरीके से दिखा देते हैं जिन्हें शब्द शायद गोलमोल घुमाने की कोशिश करते हैं। सच में ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या एक तस्वीर उस सच को ज्यादा बेबाकी से बयां कर रही है जिसे शायद पूरा का पूरा लेख भी ठीक से ना समझा पाए? बिल्कुल। तो अगली बार जब भी कोई अखबार हाथ में हो तो उन लेखों की हेडलाइन से परे जाकर एक छोटे से ग्राफ, एक लाल हरे चार्ट या भारत के नक्शे पर लगे एक बिंदु को ध्यान से देखने की कोशिश करनी चाहिए। वो छोटी सी तस्वीर भारत की संरचनात्मक सच्चाई के बारे में क्या कह रही है। इसी विशेषणात्मक और खोजी नजरिए के साथ अपने आसपास की दुनिया को देखते रहना चाहिए। एकदम सही। तो अगले गहन विश्लेषण सत्र तक अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और सीखते रहें।